हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत। इस पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए जल्दी से जाकर इसे ज्वाइन कर लें। और अगर आपको आपका कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, और आईडी आपके सामने दिख ही रही है। तो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि सुरक्षा क्या है, सुरक्षा का क्या अर्थ है, और हम लोगों के लिए सुरक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। इसके अलावा सुरक्षा की धारणाएं क्या क्या हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही भारत की सुरक्षा नीति के घटक क्या हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षा का अगर बुनियादी अर्थ देखें तो इसका बुनियादी अर्थ है, बहुत ही बेसिक सा मीनिंग है, खतरे से आज़ादी। तो हमें पता है कि मानव का जो अस्तित्व है और जो देश का जीवन है वो खतरों से भरा होता है। आप देखोगे कदम कदम पे खतरा होता है। किसी सांप ने डस लिया तो वो भी एक खतरा है, कोई सीढ़ियों से गिर गया वो भी एक खतरा है। ठीक है, आपको किसी ने गोली मार दी, वो कोई मारेगा नहीं, बट ये भी क्या है, ये खतरा है। आतंकवादी आ गए किसी बैंक में तो ये खतरा है। तो अब बात यही है कि खतरा माना किसे जाए। जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। ऐसे देखें तो खतरा कदम कदम पर है। आप सीढ़ी से गिर गए, ठीक है, आपको बाइक ने टक्कर मार दी, या आप ये देख लो कि अगर आप अपने घर पे भी हो, ठीक है, तो आपके साथ कई सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। आपका हाथ कट सकता है चाकू से, कुछ भी हो सकता है। तो हम खतरा किस चीज़ को माने? तो हम खतरा उन चीज़ों को मानते हैं, उन विषयों को मानते हैं जिनसे हमारे केंद्रीय मूल्यों को खतरा होता है। केंद्रीय मूल्य यानी कि वो मूल्य जो एक इंसान के जीवन रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसकी डिग्निटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर एक बार वो ख़राब हो जाए, एक बार वो अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो फिर से ठीक नहीं किए जा सकते हैं। सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। ठीक है, तो हर छोटी चीज़ को हम खतरा नहीं मान लेंगे। सुरक्षा का रिश्ता जो बड़े बड़े गंभीर खतरे होते हैं, तो ऐसे गंभीर खतरे जिन्हें ठीक ना किया गया, ठीक है, उन्हें रोकने के उपाय ना किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। यानी वो फिर जो हमारे केंद्रीय मूल्य हैं, स्वतंत्रता, संप्रभुता जैसे केंद्रीय मूल्य, वो फिर ठीक नहीं हो पाएंगे। संसार में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है और इसलिए सुरक्षा की धारणा भी विश्व के सभी समाजों में एक जैसी नहीं है। ठीक है, पहले सुरक्षा की डेफिनेशन कुछ और थी, आज की डेट में देखोगे तो कुछ और है। ठीक है, अब आप देखो सुरक्षा की धारणाएं। सुरक्षा की दो धारणाएं हैं, एक पारंपरिक जो पहले से, बहुत पहले से चली आ रही, और एक होती है गैर पारंपरिक या अपारंपरिक, यानी कि जो अभी कुछ सालों पहले ही आई है, 40-50 साल पहले आई है। ठीक है, और पारंपरिक यानी जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, और ये है गैर पारंपरिक, नॉन कन्वेंशनल, जो अभी कुछ सालों पहले ही आई है। ठीक है, पारंपरिक अगर आप देखोगे पारंपरिक सुरक्षा की धारणा तो वो दो तरह की है, बाहरी और आंतरिक। पारंपरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा। ज़्यादातर जब हम सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। ठीक है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं पारंपरिक सुरक्षा की, तो उसमें
सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या चीज़ है एक देश के लिए, तो वो है सैन्य खतरा। और इस खतरे का स्रोत होता है कोई दूसरा मुल्क, यानी कोई दूसरा देश, यानी हमें बाहर से खतरा है। तो जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है, और सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। यानी कि जब सैनिक लड़ेंगे तो ऐसा नहीं होता कि उसमें सिर्फ सैनिक घायल हों या सिर्फ सैनिक ही मारे जाएं, उसमें आम जनता को जंग का निशाना बनाया जाता है, आम जनता को मारा जाता है। और इसका मकसद क्या होता है उस सैन्य कार्रवाई में, जो सैनिकों की लड़ाई होती है, जो देश लड़ते हैं आपस में, कि सामने वाली की सरकार का हम हौसला तोड़ें, उनसे अपनी बात मनवाएं। तो बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। अगर युद्ध हो जाए या युद्ध होने वाला है या ऐसी स्थिति बन गई है कि युद्ध होकर रहेगा, तो कितने विकल्प होते हैं? तो 3 विकल्प होते हैं सरकार के पास। या तो सरकार आत्मसमर्पण कर दे, ठीक है, अपने दुश्मन के सामने अपने घुटने टेक ले, जो वो बात कह रहा है उसको बिना युद्ध के चुपचाप मान ले। तो पहला विकल्प तो ये होता है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा विकल्प है शक्ति संतुलन, यानी कि युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ा देना कि सामने वाला पक्ष डर जाए और हमला आप पर ना करे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना इतना ताकतवर देश है, आप हमारे साउथ एशिया में देखोगे तो साउथ एशिया वाले रीजन में चाइना इतना ताकतवर देश है कि आसपास के देश जो हैं उनको पता है कि चाइना इतना ताकतवर है और हमने अगर उस पर हमला किया तो हम जीत नहीं पाएंगे, बल्कि हम बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपनी शक्ति इतनी ज़्यादा कर देना, अपने इतने हथियार अपने पास रखना, अपनी आर्थिक ताकत को इतना मजबूत करना, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज करना, मजबूत करना कि सामने वाले लोग जो हैं वो डर जाएं और आप पर हमला ना करें। ठीक है, तो यही होता है इसमें। और थर्ड ऑप्शन क्या रहता है कि युद्ध का सामना करना। युद्ध हो जाए तो आप युद्ध करो, युद्ध में पार्ट लो, अपनी रक्षा करो, ताकि जो हमलावर है, हमला करने वाला जो है वो हमलावर देश जो है वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके या फिर उसको हम पराजित करें। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि युद्ध हो गया है, आप युद्ध करो, ठीक है, उसे पूरा डट कर युद्ध करना है आपको, फिर उसके बाद या तो आप उसे हरा दो या फिर आप खुद हार जाओ, यही इसमें होता है। तो ये 3 विकल्प रहते हैं युद्ध की स्थिति में एक सरकार के पास। पहला वाला विकल्प जो हमने पढ़ा था आत्मसमर्पण, ठीक है, कि युद्ध किए बिना आप बात को मान लो, सामने वाले पक्ष की बात को मान लो। ठीक है, तो युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वो अपनी नीति में कभी ये नहीं बोलेगी कि हम आत्मसमर्पण में विश्वास रखते हैं या हम आत्मसमर्पण कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे जनता जो होती है, जनता की भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। इस वजह से ऐसी चीज़ को कोई भी सरकार अपनी सुरक्षा नीति में नहीं रखती है। बेशक से कोई सरकार कर दे, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगी कि हम आत्मसमर्पण करने को तैयार रहेंगे। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने का होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। तो अपरोध का मतलब क्या होता है? अपरोध का मतलब यही होता है कि आप युद्ध की आशंका को रोक रहे हो, चाहे आप किसी भी रीज़न से रोको। आप गठबंधन बना लो बाकी देशों के साथ, आप बाकी देशों के साथ टीम में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, आप अपनी शक्ति को इस हद तक बढ़ा दो कि दूसरा वाला आपको देख के डर जाए। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? आप युद्ध को रोक सकते हो, सामने वाले से बातचीत कर सकते हो, कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हो, ताकि युद्ध ना हो। तो युद्ध की आशंका को रोकना ही अपरोध कहलाता है। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति संतुलन। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है।
परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, और वो है शक्ति संतुलन। कोई देश अपने आस पड़ोस में आप अपने आस पड़ोस में देखोगे तो आपको देखने में पता चल जाएगा कि कौन सा देश छोटा है, कौन सा देश बड़ा है, और इससे हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा देश ऐसा है जो फ्यूचर में हम पे हमला कर सकता है, हाँ, हमारे लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। चाहे हमारे उससे पास्ट में कोई युद्ध हुआ हो, या हमारी उससे कोई अनबन चल रही हो, या हमसे वो ज़्यादा पावरफुल हो, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि अभी बेशक से वो कुछ ना कर रहा हो, कोई योजना बना रहा हो, नहीं बना रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर हमेशा संवेदनशील रहती है। जो देश नज़दीक हो, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में कोई लड़ाई हो चुकी हो, जैसे चाइना को अगर हम देखें तो चाइना से हमारी अतीत में लड़ाई हो चुकी है, तो उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन का मतलब यही होता है। ये देखो, अब ये है इंडिया, अब आप इसके आसपास देख सकते हो पाकिस्तान है, चाइना है, तो हम देख सकते हैं कि चाइना से हमारी पहले 1962 में लड़ाई हो चुकी है, एक वॉर हो चुका है। पाकिस्तान से हमारे 4 बार वॉर हो चुका है, अभी 2025 में भी वॉर होने वाला था, वो हो ही गया था, सीज़ फायर हो गया था वो तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर किसी देश से हमारा पहले कोई झगड़ा हो चुका है, या वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, चाइना देखो ना कितना ज़्यादा ताकतवर है, तो वो हम पे हमला कर सकता है। इसलिए शक्ति संतुलन जो होता है वो ज़रूरी हो जाता है। शक्ति संतुलन का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने, जितना आपका जो सामने वाला देश है उससे, मान लो उसके पास 500 परमाणु हथियार हैं, तो आपको उसके बराबर आने के लिए, जैसे चाइना के पास मान लो 500 परमाणु हथियार है, तो उसको compete करने के लिए इंडिया को भी 500 परमाणु हथियार अपने बनाने होंगे, ताकि वो चाइना के बराबर आ पाए। और सिर्फ मतलब हथियार में नहीं, बाकी चीज़ों में भी उसे चाइना के बराबर आना पड़ेगा, तभी शक्ति संतुलन दोनों में स्थापित होएगा। संतुलन का मतलब ये होता है बराबर, मतलब ना कम ना ज़्यादा, उसके मतलब सेम आ जाना। जैसे आपका होता है ना क्लास में बच्चों का, फ्रेंड्स का आपस में होता है ना, वो करते हैं कि मेरे 10 में से 8 नंबर आए हैं, तो मेरे फ्रेंड के भी 10 में से 8 नंबर आए हैं, चलो बैलेंस हो गया, हम दोनों के सेम सेम मार्क्स आए हैं, तो हम दोनों सेम सेम उस पे हैं। तो ऐसे हम करते हैं ना क्लास में बच्चे, तो ऐसे ही ये चीज़ होता है शक्ति संतुलन। वहाँ आपके मार्क्स के टर्म्स में हो जाता है, मैंने जस्ट एग्जांपल देके बताया आपको। और यहाँ पे शक्ति संतुलन देशों के बीच में ऐसे स्थापित होता है। तो शक्ति संतुलन में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाता है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। तो शक्ति संतुलन में क्या होता है, सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाता है, लेकिन उसके साथ ही आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सैन्य शक्ति है, जो हथियार वगैरह हैं, वो पैसे से ही तो बनते हैं, वो जो उन्हें बनाने में टेक्नोलॉजी ही तो लगती है। इसलिए अगर हमें शक्ति संतुलन स्थापित करना है, जो हमसे पावरफुल देश है उसके बराबर आना है, तो हमें अपनी आर्थिक ताकत को भी बढ़ाना होगा, अपनी प्रौद्योगिकी को भी मॉडर्नाइज करना होगा, और साथ ही फिर हमें अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है गठबंधन बनाना। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। तो गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है, और ऐसे गठबंधनों को यह बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि खतरा किससे है। गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित रहता है। अब ये देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था यूएसए और यूएसएसआर के बारे में, आपने पढ़ा था 2 ग्रुप थे, तो वो कोई एक देश था, वो कितने सारे देश थे। आप देखो, जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बना, तो इन्होंने क्या किया था, एक अलायंस बिल्डिंग कर रखी थी, अपना गठबंधन बना रखा था देशों का। तो जो देश थे उनको साफ था, ये बात क्लियर थी कि हमें जो खतरा है वो यूएसए से है। यूएसए वालों को साफ था कि हमें जो खतरा है वो यूएसएसआर वालों से है। और दोनों जो थे वो औपचारिक, उनकी संधियाँ भी हो रखी थी उनके गठबंधनों की। जैसे यूएसए की अगर हम देखें तो उसकी नाटो थी, और यूएसएसआर की वार्सा पैक्ट था। और जो ये गठबंधन है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। जब सेम विजन रहता है तो
गठबंधन तभी बनते हैं और जब हमारे मतलब विचार नहीं मिलते हैं, राष्ट्रीय हित नहीं मिलते हैं देशों के, तो फिर उनका फिर गठबंधन चेंज भी हो जाता है। तो विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। तो इससे ये साफ हो जाता है कि विश्व राजनीति में हमको खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी, खुद ही अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। क्यों? क्योंकि आप नेशनल लेवल पे देखोगे तो हमारी तो सरकार है हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे सैनिक हैं हमारी रक्षा करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कोई सरकार जैसी चीज़ नहीं है, किसी की संप्रभुता को खतरा हो, कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल पे तो ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब यूएनओ वगैरह भी आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि वो कितना सफल है। इसी वजह से आपको क्या करना होगा, हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। यही इसमें बताया जा रहा है, चाहे वो गठबंधन बना के करो आप, चाहे वो आप शक्ति संतुलन को करो, ताकि आपको, आपके देश को, आपके देश के नागरिकों को कोई परेशान ना कर सके, आपकी संप्रभुता को कोई भंग ना कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है पारंपरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमें पता है शीत युद्ध का दौर चला था और इस दौर में यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के सामने आमने सामने थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य के हमले का हमेशा भय रहता था। ठीक है, इसलिए वो यूएसए और यूएसएसआर जो क्या करता था, हमेशा हथियार बनाते रहते थे, परमाणु हथियार बनाते रहते थे, शक्ति संतुलन स्थापित करते रहते थे। ठीक है, ये एक दूसरे को कॉम्पीट करते रहते थे, शक्ति संतुलन करते थे, एक दूसरे के बराबर आने की कोशिश करते रहते थे। तो कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता थी। अब ये लोग आज़ाद होना चाहते थे। एग्जाम्पल के लिए 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम और 1950 से 60 के दशक में ब्रिटेन को केन्या से जूझना पड़ा। अब देखो, यूरोपियंस जो थे उन्होंने कई देशों को अपना गुलाम बना रखा था, उनको अपना उपनिवेश बना रखा था। उपनिवेश बनाने का मतलब होता है गुलाम बनाना। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इनका मतलब यही होता है कि आप किसी दूसरे देश को उसकी संप्रभुता भंग करके उसकी इंडिपेंडेंसी को भंग कर देते हो आप, और उसको आप अपना गुलाम बना लेते हो। तो इस टाइम पीरियड में जो यूरोपीय देश थे जिन्होंने दूसरों को अपना गुलाम बना रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था, यही चिंता थी कि अब तो भाई ये जो हमारे जिनको हमने गुलाम बना रखे ये आज़ादी चाहते हैं, ये खून खराबा करेंगे, ये हिंसा करेंगे, इस बात की उनको चिंता रहती थी। ठीक है, 1950 के दशक में जैसे वियतनाम और 1950 से 60 के दशक में केन्या, ब्रिटेन ने इसको अपना उपनिवेश बना रखा था। भारत वगैरह को भी तो अपना उपनिवेश बना रखा था। मोस्टली जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ थी उनको यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना उपनिवेश बना रखा था, जैसे कि स्पेन हो गया और पोर्चुगल हो गया, पुर्तगाल, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ये कंट्रीज़ ऐसी थी कि दूसरी कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाया करती थी। नेक्स्ट है कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक ना एक सदस्य बन गए। ठीक है, जब वो आज़ाद हुए वो देश, तो कोई यूएसए के ग्रुप में चला गया, कोई यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हो गया, जो नए स्वतंत्र हुए थे देश। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी। अब जो नए स्वतंत्र के देश थे उनको ना तीसरी दुनिया कहा जाता था। पहली दुनिया कौन था? यूएसए। दूसरी दुनिया कौन थे? यूएसएसआर। और तीसरी दुनिया वो थे जो नव स्वतंत्र देश थे, नए नए आज़ाद हुए थे जब शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ था 1945 के बाद। ठीक है, तो इनको तीसरी दुनिया बोला गया था। ऐसे में इन देशों को चिंता थी कि अब यूएसए के ग्रुप में हम शामिल हो गए हैं तो यूएसएसआर वालों से हमको खतरा है कोई हम पे हमला ना कर दे। ऐसे ही सेम यूएसए वालों को चिंता थी। और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता से दुश्मनी ठाननी थी। अब किसी एक के ग्रुप में आप शामिल हो रहे हो, यूएसए के ग्रुप में शामिल हो रहे हो, तो ऑलरेडी आपका जो यूएसएसआर वाले हैं वो आपके दुश्मन हो गए, है ना। तो इस वजह से इनको ये चिंता बनी रहती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए उसमें 1/3 युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। जितने भी जो नव स्वतंत्र देश थे उनमें क्या जितने भी युद्ध हुए उस टाइम पीरियड में, नव स्वतंत्र देशों में जो पहले के देश थे उनमें जो भी युद्ध हुए वो उनका 1/3 युद्ध जो थे वो तो शीत युद्ध की वजह से ही हुए थे। क्यों?
नए नए देश जो आज़ाद हुए थे उनको संप्रभुता का खतरा था, यूएसए को यूएसएसआर वालों से खतरा था, यूएसएसआर वालों को यूएसए टीम से खतरा था। अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए, ठीक है, और सबसे ज़्यादा युद्ध कहाँ हुए? तीसरी दुनिया में, जो नवस्वतंत्र देश थे उनकी दुनिया में हुए। इन देशों को अपनी आज़ादी के बाद कुछ औपनिवेशिक मुल्कों का डर था कि औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला ना बोल दें। भाई अभी हम इनसे आज़ाद हुए हैं, कहीं ये हमको हमारे ऊपर फिर हमला ना कर दे, हम पे फिर ना कब्ज़ा कर लें, कोई और ऐसा देश हम पे फिर से कब्ज़ा ना कर ले, ये इनको खतरा रहता था जो नए नए आज़ाद हुए थे देश। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा करनी थी, अपना अब खुद को पावरफुल बनाना था, नए नए आज़ाद हुए थे, ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों से उनको अपनी रक्षा करनी थी। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट थी। तो जो एशिया और अफ्रीका के नए देश आज़ाद हुए थे उनकी चुनौतियां जो थी वो यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट थी। कैसे? तो एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देशों के सैन्य हमले की आशंका थी, मतलब अभी अभी हम नए नए आज़ाद हुए हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो तो हम पे हमला नहीं कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो हम पे हमला कर सकते हैं। दूसरा इनको ये था कि इनकी अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। भाई इनके यहाँ खुद ही अंदर सिविल वॉर्स चल रहे थे, इन देशों में अलग होने की मांग उठ रही थी और अलग अलग चीज़ें थी, कम्युनिटीज़ में लड़ाइयाँ चल रही थी, अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। अलगाववादी मतलब अलग होना, एक वो चैप्टर है आपका सेकंड बुक में, उसमें आप अलगाववाद के बारे में, क्षेत्रवाद के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो अलगाववाद आंदोलन चल रहे थे ऐसे देश में, जो लोग थी, जनता थी वहाँ के, वो अलग राष्ट्रों की मांग कर रही थी। 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 12 गुनी यानी 12% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। तो हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। अब सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या हैं, आप कैसे अपनी सुरक्षा करोगे, ठीक है। ये कौन सी धारणा चल रही है हमारी? पारंपरिक धारणा। तो यहाँ सुरक्षा के हम पारंपरिक तरीके देखने वाले हैं। हिंसा का इस्तेमाल इसमें यथासंभव कम से कम होएगा, हिंसा का इस्तेमाल इसमें कम से कम। और कैसा युद्ध होना चाहिए? न्याय युद्ध होना चाहिए, ठीक है। न्याय युद्ध हो, बिना रीज़न के ना हो, छोटे मोटे रीज़न के आप युद्ध करने मत बैठ जाओ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सर से जब पानी ऊपर हो जाए तभी युद्ध हो। और आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी कि आत्मरक्षा और दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। यानी अगर आप युद्ध कर रहे हो तो आप क्या करो? उचित कारण से करो, बहुत ज़्यादा वैसा रीज़न होना चाहिए कि अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, आत्मरक्षा के लिए करो, सेल्फ डिफेंस के लिए करो युद्ध को, और दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करो। अगर आपको लग रहा है ये युद्ध होने वाला है, ये हमारी जनता को नुकसान पहुंच रहा है, तब युद्ध करो। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखो, जैसे पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, क्या ज़रूरत थी अमेरिका को जापान पे परमाणु बम गिराने की? अमेरिका ने रीज़न दिया था कि भाई मैंने तो युद्ध को समाप्त करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उस युद्ध में युद्ध का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए था। परमाणु बम की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने परमाणु बम गिराया था। तो यही कहा जा रहा है कि आप युद्ध में जो भी आप वेपन्स यूज़ कर रहे हो उनका कम से कम इस्तेमाल करो, ताकि कम से कम हानि होए। आज आप जापान को देखो, वहाँ पे आप देखो ना, वहाँ पे मतलब जो लोग आज भी बर्थ लेते हैं तो उनका मतलब बॉडी कैसा होता है। और मतलब नेक्स्ट है सेना के निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारें। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो युद्ध ही नहीं कर सकता, उसके पास ना हथियार है, वो लड़ने लायक है ही नहीं, या फिर वो आत्मसमर्पण करने को तैयार है, तो उसको ना मरें। ऐसा नहीं है आप उसके साथ भी युद्ध कर रहे हो, उसके वहाँ भी जाके आप बम गिरा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर वो आत्मसमर्पण कर रहा है, जस्ट मान लो, आप युद्ध मत करो। फिर सेना का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना कि आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी हो, और एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी जब सारे उपाय असफल हो जाए। आपने बातचीत करके देख लिया, आपने कुछ और करके देख लिया, ठीक है, सब कुछ करके देख लिया आपने, और आपको लग रहा है अब तो बिल्कुल ही बात मानी ही नहीं जाएगी और अब कुछ नहीं हो सकता, तब एट द एंड आप
तब आप युद्ध करोगे। युद्ध जो है वो फिर आपका मतलब सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर इसमें सुरक्षा की नीति। तो सुरक्षा की नीति में क्या क्या है? निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। यानी आप कैसे बचोगे? पारंपरिक सुरक्षा के पारंपरिक तरीके इसमें बता रखे हैं। आप हथियारों को त्यागो, ठीक है। अस्त्र नियंत्रण करो, यानी आप कम से कम वेपन्स बनाओ, कम से कम ऐसे वेपन्स बनाओ जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके लिए संधियाँ भी की गई थी, मैं अभी दिखाऊंगी आपको संधियाँ। विश्वास की बहाली करो, आपस में बातचीत करो, बातचीत करके देखो, क्या पता युद्ध टल जाए। ये देखिए, ये आपकी कुछ संधियाँ हुई थी निरस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण को लेकर। तो एक हुई थी WBC 1972 में, जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है। और फिर हुई थी आपकी एक CWCB संधि हुई थी 1997 में, रासायनिक हथियार संधि। ये दोनों ही संधियाँ जो थी वो ये निरस्त्रीकरण को लेके हुई थी। और अस्त्र नियंत्रण को लेके भी कुछ संधियाँ हुई थी, जैसे ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये 1972 में हुई थी। NPT 1968 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। मतलब कि जो भी परमाणु हथियार है, इस ट्रीटी में क्या बोला था, जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे उन्होंने ये बोला था कि 1967 तक जितने हथियार बन गए हैं, जो जिन देशों के पास परमाणु हथियार हो गए हैं अवेलेबल, उन्होंने बना लिए हैं, ठीक है, लेकिन अब बाकी और देश नहीं बनाएंगे। तो इंडिया इस ट्रीटी के खिलाफ था और इंडिया ने इस ट्रीटी पे फिर साइन नहीं किया था। और 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर हमारे इंडिया में परमाणु परीक्षण भी किया जाता है। उसके बाद 1998 में भी किया जाता है। तो इंडिया इस ट्रीटी के बिल्कुल अगेंस्ट था। वो कहता है कि ये जो ट्रीटी है, ये जो संधि है, ये बाकी देशों के साथ भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण कैसे है कि आपने अपनी पावर को तो बढ़ा लिया, ठीक है, आप खुद तो मतलब इतने पावरफुल होके बैठे हुए हो, लेकिन आप दूसरों के साथ भेदभाव कर रहे हो और दूसरों को कह रहे हो कि अब आप ये वेपन्स वगैरह नहीं बना सकते हो, ऐसे वेपन्स को। नेक्स्ट ट्रीटी है सॉल्ट, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। एक थी स्टार्ट आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी ये। तो सुरक्षा की आपने पारंपरिक धारणा में पढ़ लिया है कि बाहरी खतरा होता है और आंतरिक खतरा होता है। बाहरी हमें क्या होता है? सैनिक खतरा होता है, और जो खतरे का स्रोत होता है वो दूसरा मुल्क होता है, कोई दूसरा देश होता है, बाहर का कोई होता है, ठीक है। उसमें जनसंहार भी होता है, बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है उसमें। सिर्फ सैनिकों को ही नहीं मारा जाता, उसमें आम जनता को भी मारा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो सरकार है उसका हौसला तोड़ा जाए, शक्ति संतुलन को भी स्थापित किया जाता है, गठबंधन भी बनाया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो सकें। कोई हम पे हमला करे तो फिर हमको भाई हम भी उसका डटकर सामना करें। आंतरिक खतरा भी होता है, जैसे कि कोई देश है उसकी कानून व्यवस्था ही अच्छी नहीं है, ठीक है, वही लोग जो सरकार वही अपने देश को तंग करती है, ठीक है। और अलगाववाद का हमेशा बना रहता है कि जो कम्युनिटीज़ होती हैं देश के अंदर, वो अपने ही देश से अलग होने की बात कर देती हैं कि भाई हमको तो अलग देश चाहिए। गृह युद्ध चलते हैं, कम्युनिटीज़ में आपस में नहीं बनती है, फिर उनका मतलब आपस में लड़ाई चलती है। जैसे श्रीलंका में आपने देखा था 1948 में ही आज़ाद हुआ था ना, वो भी वहाँ पे भी सिविल वॉर हुआ था। तो ये श्रीलंका भी उसका एक एग्जाम्पल है। और पारंपरिक धारणा से सुरक्षा की नीति भी आपने देख लिया, निशस्त्रीकरण की, अस्त्र नियंत्रण की और विश्वास की बहाली, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? हम सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं इन स्टेप्स के ज़रिए। नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा जो थी इसको ये कब सामने आई है, कब उभर के सामने आई? तो 1990 के दशक में ये उभर के सामने आई। इसमें क्या था? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं रखती है। यानी कि जो अपारंपरिक धारणा है सुरक्षा की, उसमें सिर्फ सैन्य खतरों को ही खतरा नहीं माना जाता है, और भी खतरे होते हैं। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। यानी मानव के अस्तित्व पर क्या क्या खतरे हैं, एक एक इंडिविजुअल के क्या क्या खतरा हो सकता है, इसमें उस पे आप पे जोर दिया जाता है।
इसमें मानवता की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, विश्व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, इसलिए इसे मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है खतरे के नए स्रोत। तो हमने अभी पढ़ा ना ऊपर की सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में केवल सैन्य खतरे को ही खतरा नहीं माना जाता है, और भी कुछ खतरे होते हैं, जैसे कि अकाल पड़ जाना। अब बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो क्या होगा? भूखमरी होएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लोग भूखे मरेंगे, मार कटाइयाँ होंगी। कोई अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्या होएगा? ओजोन परत में छेद हो जाएगा, सूर्य की रोशनी जो आएगी वो डायरेक्ट हम पे आने लग जाएगी, और मालदीव जैसे तो देश डूब ही जाएंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल सी के नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट है महामारी। कोई महामारी आ जाएगी तो उसमें बहुत सारे लोग मरेंगे। तो ये भी क्या है, ये आज के जो हैं ये भी मॉडर्न कुछ खतरे हैं। और देखोगे आप तो आतंकवाद आज की डेट में आप देखोगे तो आतंकवाद बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पाकिस्तान जैसे देशों में तो आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। जनसंख्या वृद्धि आज की मतलब बहुत एक प्रॉब्लम हो गई है ये, क्योंकि जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी रिसोर्सेज उतने कम पड़ते जाएंगे। लोग इतने ज़्यादा लोग होंगे, वो रहेंगे कहाँ? पेड़ कटेंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स बनेंगी, पॉल्यूशन होएगा, तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी एक हमारे लिए एक समस्या हो जाती है, खतरा हो जाता है। बीमारियाँ देखोगे आप, एड्स, बर्ड्स फ्लू जैसी बीमारियाँ, तो ये बहुत खतरे का नया स्रोत होती हैं। ब्रिटेन में देखोगे तो मैड काउ नामक बीमारी थी, और फिर उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था ब्रिटेन को। प्रदूषण आप देखोगे, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन, तो कितने सारे पोल्यूशन है, और मतलब पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है आज की डेट में, और उस वजह से कितनी सारी हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। शरणार्थियों की समस्या। अब अब कोई देश है अगर उसमें कोई फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, चाहे वो बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हो, बेहतर पढ़ाई के लिए हो, तो इस वजह से, और या फिर रोज़गार के लिए हो, तो लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो शरणार्थी भी एक समस्या हो जाते हैं। और कुछ देशों ऐसे होते हैं जो अपने देशों के साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें अपना देश ही छोड़ के जाना पड़ जाता है, ठीक है। और एक विस्थापन की समस्या। विस्थापन आप देखोगे तो कुछ लोग तो किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और अपने ही देश में भी विस्थापन होता है। जैसे ये कश्मीरी पंडित हैं, तो ये कश्मीरी पंडित क्या हैं, ये भारत में ही विस्थापित हुए हैं। निर्धनता, गरीबी अगर आप देखोगे तो निर्धनता कितनी ज़्यादा है। लोग भूखे मरेंगे, लोग खाएंगे नहीं, उनके पास खाने के पैसे नहीं होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है आप देखोगे। और मानव अधिकार की अगर बात करें तो मानव अधिकार का भी उल्लंघन होना बहुत बड़ा ये खतरा हो जाता है। तो यही सारे ये और इनसे जुड़े जितने भी टॉपिक्स हो जाते हैं वो सारे के सारे खतरों के नए स्रोत में आ जाते हैं, वो सारे के सारे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सहयोग मूलक सुरक्षा। तो आज इंसान के जीवन में अनेक प्रकार के खतरे हैं, और इन खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग की भी ज़रूरत है। जैसे हर जगह हर खतरे में सैन्य कार्रवाई का आप मतलब अगर आपका कोई भी खतरा है, वो आपके बहुत सारे खतरे हैं, तो आप हर जगह तो आप सैन्य कार्यवाही नहीं यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ का सॉल्यूशन सेना आपको नहीं दे सकती है, मार कटाई करके हो जाएगा। अब जैसे गरीबी है, गरीबी मिटाना, तो ये क्या सेना की ज़रूरत पड़ेगी इसमें? नहीं, ठीक है। तेल है, धातु है, अप्रवासी की समस्या, शरणार्थी की समस्या, महामारी की समस्या, तो इनको तो सैन्य कार्यवाही से आप इसको नहीं कर सकते कंट्रोल, ठीक है। तो ये भी समस्याएं होती हैं जिनको कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता कंट्रोल, इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकता, ना ही कोई एक देश जो होता है वो इसका सैन्य कार्यवाही से कोई सॉल्यूशन कर पाए। तो सेना हर जगह उपयोग नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप सेना का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक ये दो शब्द आपको लग रहा होगा, अप्रवासी और शरणार्थी। तो अप्रवासी का मतलब होता है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से देश छोड़ के जा रहा है, तो वो हो जाएगा अप्रवासी।
ठीक है, चाहे वो किसी भी बात के लिए जा रहा हो, चाहे उसे बेहतर शिक्षा चाहिए हो या उसे बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए हो, उसे बेहतर रोज़गार चाहिए हो, तो वो आप्रवासी हो जाएगा। और इस ऐसे लोगों को दूसरे देशों में जल्दी से अपनाया भी नहीं जाता। वीज़ा नीतियाँ जो होती हैं वो इतनी कठोर होती हैं कि इनको जल्दी से देश में लिया नहीं जाता। शरणार्थी हैं, शरणार्थी हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई ऐसी दिक्कत आ गई, देश जो अपनी ही सरकार थी वो तंग कर रही थी, तो ये मजबूरी में, ये लोग बेचारे मजबूरी में विस्थापित होते हैं, इन्हें मजबूरी में दूसरे देशों में जाना पड़ता है। तो इनको फिर सरकारें जो होती हैं इनको रख भी लेती हैं क्योंकि ये बेचारे मजबूर होते हैं। ठीक है, तो मैंने आप्रवासी और शरणार्थी में भी आपको फ़र्क बता दिया, ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हम सहयोग मूलक सुरक्षा में यही पढ़ रहे थे कि सैन्य खतरा इसमें नहीं होता है, इसमें बाकी और खतरे भी होते हैं और हर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सैन्य कार्यवाही से नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में ज़्यादा प्रभावी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार किया जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, सारे देश मिलकर साथ आएं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। तो सहयोग जो है वो अनेक तरह का हो सकता है, जैसे द्विपक्षीय भी हो सकता है, ठीक है, 2 देशों के बीच में हो सकता है सहयोग, क्षेत्रीय भी हो सकता है, ठीक है, महादेशीय भी होता है, कॉन्टिनेंट भी एक दूसरे का सहयोग कर सकता है, और पूरा वर्ल्ड जो है वैश्विक भी हो सकता है, पूरा वर्ल्ड भी एक दूसरे का सहयोग कर सकता है। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में क्या था, सारे देश साथ आए थे, उन्होंने वैक्सीन्स वगैरह दी थी एक दूसरे को। तो ऐसे हमने कैसे पूरे विश्व ने कोविड में कोऑपरेट किया था। तो ये क्या था? ये सहयोग मूलक सुरक्षा ही तो था। संयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई देश ऐसा है कि भाई उसे बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दूसरे देश जो है वहाँ बल प्रयोग कर सकते हैं। और बल प्रयोग ऐसा ही नहीं है वो अपना सेना लेके चल दिए, ऐसे नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है, जैसे यूएनओ वगैरह, कि ये देश बिल्कुल नहीं मान रहा है, इसकी सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है और अपनी जनता को बहुत तंग कर रही है, चलो अब बल प्रयोग किया जाए और मतलब यहाँ पे इनका जो भी है ये सुलझाया जाए। तो बल प्रयोग में यूएनओ जो है वो परमिशन देता है, फिर जो है बाकी देश जो हैं वो सारे अपनी सेना वगैरह भेजते हैं और जो भी अत्याचार हो रहे होते हैं नागरिकों के साथ उसको फिर ठीक करते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ। तो भारत जो है, भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ क्या है? भारत जो है वो अपने नागरिकों को कैसे वो प्रोटेक्ट करता है, तो कैसे करता है? अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत बनाकर। जो भारत है वो अपनी सैन्य शक्ति को खूब ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अब आप मुझे गूगल पे सर्च करके बताओगे कि जो भारत है वो सेना के मामले में कौन से नंबर पे आता है, और इसके अलावा जो है वो अपना आर्थिक विकास तेज कर सकता है। आप इकोनॉमी के मामले में भी देख के मुझे बताओगे गूगल पे कि भारत कौन से नंबर पे आता है। तो अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाकर, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करके, अपना आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास करके, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करके, यूएनओ वगैरह से अच्छे रिलेशंस रख के, उनके बजट में योगदान दे के और बाकी देशों से भी अच्छे रिलेशंस रख के, ऐसे करके जो है भारत अपनी सुरक्षा को और ज़्यादा सुनिश्चित करता है, अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करके। और वही बताया मैंने, सिर्फ खतरा हमें सिर्फ बाहर से नहीं है, हमें अंदर से भी है, बल्कि अंदर के खतरे जो होते हैं वो ज़्यादा वो होते हैं, क्योंकि अपने ही देश में लड़ाई हो जाए, अपने घर में लड़ाई हो जाए तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो अपने ही अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करके, जो भी कम्युनिटीज़ में, जो भी स्टेट्स में मांग उठ रही है, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करके, ताकि वो अलगाववाद की मांग ना करें, ठीक है, वो अलग होने की मांग ना करें। तो ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो एक इससे अपरोध पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। शक्ति संतुलन के बारे में भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा संयोग मूलक सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। भारत की सुरक्षा नीति के घटक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तीसरी दुनिया के सामने क्या क्या खतरे थे, और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, सुरक्षा की कौन कौन सी धारणाएं होती हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एक ये सुरक्षा नीति के घटक और सहयोग मूलक सुरक्षा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से करके जाना। और हम जो
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आएंगे, एमसीक्यू की सीरीज़। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ रहेगी उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करके आना है। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।